हेलो कोडर्स, वी आर बैक विद दिस वीडियो। नाउ दिस इज माय थर्ड यूनिट ऑफ द एससीआई, जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी टॉपिक्स हैं हमारे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की। और यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, जो कि आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने इफेक्टिव और कंसाइज वे में बनाई है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम के टाइम पे। ओके, और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं नीट एंड क्लीन समझाने वाला हूँ, आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं देखना होगा अगर आप ये वीडियो को फॉलो करते हैं लास्ट तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो वीडियो है ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है, चाहे जो लड़की देख रहे हो या लड़के। ठीक है, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा लोगों का प्रॉफिट हो पाए और उनके लिए बेनिफिट हो पाए ये वीडियो। तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। ना यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्क्रीन डिजाइन, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। स्क्रीन डिजाइन रिफर्स टू अ ग्राफिक डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द यूजर इंटरफेस ऑन द डिस्प्ले। जो भी हमारी डिस्प्ले है उसका जो यूजर इंटरफेस का लेआउट हो सकता है या फिर ग्राफिक डिजाइन होती है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीन डिजाइन बोल सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। और वो फिर यूजर इंटरफेस तो मैं सेकेंड यूनिट में बता ही चुका हूँ। जैसे हमारे पास कोई ऐप हो गया या फिर हमारे पास क्या हो गया, कोई भी हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट हो गई, वो उसकी जो डिजाइन है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्रीन डिजाइन। सिंपल। वहीं पे देख सकते हो भाई, जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन की डिजाइन है, फिर यूजर कैसी चाहता है अगर वो समझ ले, जिससे हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा यूजर है उसको जो डिजाइन है भाई क्लियर और क्लटर दिखनी चाहिए अपीयरेंस में, जिससे क्या होगा, वो भाई इंटरेक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा उसके तरफ भागेगा और ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। ठीक है, यहीं पे देख सकते हो ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ द व्हाट इज बीइंग, जो वहां पे दिख रहा है वो उसी टाइप से काम भी करना चाहिए। ओके, वहीं पे एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन लोकेटेड वेयर शुड बी, इट शुड बी, जो हमारी इंफॉर्मेशन है जो एक्सपेक्टेड कर रहा है, जैसे कोई भी चीज कंफर्म वाली बटन है तो वहां पे अगर कोई बंदर क्लिक कर रहा है कंफर्म पे, तो कंफर्म ही होना चाहिए ना, जो इंफॉर्मेशन है वो उसी टाइप से काम करनी चाहिए। वहीं पे क्लियर इंडिकेशन व्हाट रिलेट्स टू व्हाट, जो चीजें वहां पे मैंने बताया कि जो चीज जैसे कंफर्म वाली बटन है तो कंफर्म ही होना चाहिए। ठीक है, जो चीजें हैं वो उसी से रिलेट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज है, एक बटन ग्रीन से है एक बटन रेड से है, तो जो रेड का मतलब होता है डेंजर चीज, मतलब क्लियर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन को रेड से करते हैं, और जो भी हमारी सक्सेस इंफॉर्मेशन होती है उसको हम ग्रीन से करते हैं। तो आप उल्टा कर दे सक्सेस को रेड से और ग्रीन से, आप जो भी हमारी चीजें हैं ग्रीन से आप फॉल्स चीजें करेंगे तो वहां पे दिक्कत करेगा ना। वही प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश रखें भाई, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे जैसे बंदों को इंग्लिश आ ही नहीं रही है, ठीक है, अब वो जा रहे हैं वेबसाइट पे, वहां पे इतनी ज्यादा jargon और बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे यूज कर दी है, अब उनको भैया वो चलाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको क्या, वो सीखेगा डिक्शनरी या जो भी ग्रामर नहीं सीखेगा ना, वो सिंपल जाएगा वहां पे यूज करने के लिए, ना कि वो इंग्लिश पढ़ने के लिए जा रहा है। सो प्लीज जो भी आप डिजाइन बनाए तो आप सिंपल बनाए, प्लेन बनाए इंग्लिश में, जिससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द यूजर जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है वो भी थोड़ा बहुत चला लेंगे। ओके, वहीं पे क्लियर इंडिकेशन व्हेन एन एक्शन मेक अ परमानेंट चेंज इन डेटा, जो भी हमारा क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए, जो भी वहां पे डेटा को चेंज करना चाहता है, परमानेंटली चेंज हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई ये क्यों चेंज हो रहा है ना, तो वो सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, जिससे क्या होगा यूजर का यहाँ पे उसको ज्यादा यहाँ पे कह सकते हो एक हम रिस्पॉन्स दिलवा सकते हैं और उनको अच्छा लगेगा। वहीं पे फिर गोल क्या होता है स्क्रीन डिजाइन का, देखो जब हमारा यहाँ पे स्क्रीन डिजाइन का गोल देख सकते हो, रिड्यूस करता है विजुअल वर्क, जो भी विजुअल चीजें दिखाएंगे वो कम हो जाती हैं, वहीं पे इंटेलेक्चुअल वर्क कम हो जाता है, वहीं पे मेमोरी का वर्क कम हो जाता है, वहीं पे देख सकते हो रिड्यूस द मेंटल वर्क। जैसे इसका मतलब क्या, डॉक्यूमेंटेशन है, यूजर जैसे हम एक इंस्ट्रक्टर रखते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज कॉल मी, और वहां पे जो भी अगर कोई चीज नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो एक इंस्ट्रक्टर रखते हैं, मेंटर रखते हैं। ऐसे ही आप देखे होंगे कि हमारे पास जो फ्लिपकार्ट है उसके पास फ्लिपी है ना, जो एक बॉट है, वो सभी चीजें बताता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे है ना, एलिमिनेट द बर्डन्स, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, बर्डन्स है, नहीं ट्यूटोरियल देखा होगा, कोई भी चीज हम करते हैं तो वहां पे ट्यूटोरियल्स आता है कि आप इसको सीखना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल को यूज कर सकते हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे रिड्यूस हो जाती हैं अगर आप यहाँ पे स्क्रीन को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो भाई स्क्रीन तो मैंने सीख ली कि भाई इसका गोल क्या है और इसके साथ में यूजर को कैसी अच्छी लगती है। तो अब भाई मुझे प्लान करना है कि भाई प्लान करते हैं कि स्क्रीन की डिजाइन और इसका पर्पज क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन
ईच स्क्रीन एलिमेंट लाइक कंट्रोल, टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक, एनिमेशन एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए यूजर के लिए। ऐसे नहीं है कोई भी चीज वहां पे ऐड कर देंगे जिससे क्या हो, उसका मतलब भी नहीं है और वहां पे वो लगा हुआ है, क्या फायदा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इफ एन एलिमेंट डजंट हैव मीनिंग देन डू नॉट इंक्लूड इट, जस्ट एक्सक्लूड इट। अगर इंक्लूड करोगे देन इट विल इंक्रीज द स्क्रीन का नॉइज, एंड नॉइज क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है किसको, यूजर के अटेंशन को, और जो कंपीट करता है फॉर द स्क्रीन यूजर अटेंशन। ओके, जहां पे वो क्या करता है, फिर प्रॉब्लम करता है यूजर के अटेंशन को। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको प्लानिंग और पर्पस समझ में आया होगा कि हम स्क्रीन की डिजाइनिंग क्यों करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डरिंग स्क्रीन एंड डेटा एंड कंटेंट। देखो पहले हम इसकी हेडिंग को समझते हैं। इसका मतलब है कि जो स्क्रीन का डेटा एंड कंटेंट है उसको हम ऑर्डर कैसे करेंगे हमारी स्क्रीन में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, डिवाइड इंफॉर्मेशन इनटू द यूनिट्स दैट आर लॉजिकल, मीनिंगफुल एंड सेंसिबल। हम क्या करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसको लॉजिकल, मीनिंगफुल और सेंसिबल तीन चीजों में तोड़ लेंगे। ऐसे बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, मैंने यहाँ पे तीन लिखी हैं। ठीक है, वहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स। जो भी हमारे इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स हैं उनको हम कम करना चाहेंगे। वहीं पे देख सकते हो, ऑर्गेनाइज बाय द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन है उसके बीच उसका इंटर रिलेशनशिप रखेंगे जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चीजें लिख दी, आप इजीली पढ़ पाएंगे। वहीं पे प्रोवाइड द ऑर्डरिंग ऑफ स्क्रीन यूनिट्स, जो हमारा ऑर्डर होगा स्क्रीन का वो हम यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज, जो हमारे एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं जिसमें से 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको पहले लिखेंगे, जो 5 कम अनइंपॉर्टेंट है उनको हम बाद में लिखेंगे। जैसे आप देखे होंगे फ्लिपकार्ट पे जो वहां पे प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं। जो कम वहां पे जो चीजें बिक रही होती हैं उनको बाद में रखते हैं। समझ में आया? तो ऐसी चीजें हम वहां पे प्रायोरिटाइज कर देते हैं जिससे ऑर्डर मेंटेन रहता है स्क्रीन का। ठीक है, वहीं पे इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज विजिबल। देखो, ऐसी हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे जो वहां पे हिडन हो, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन उसकी दिखनी चाहिए, तभी तो वो बिकेगी ना। ऐसा बताओ, अभी जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, आपने फ्लिपकार्ट बनाया और वहां पे इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा है और वहां पे दिख ही नहीं रहा है, जब सर्च कर रहा है कोई भी चीजें कर रहा है, तो वहां पे फायदा क्या है ना उस प्रोडक्ट का। वहीं पे इंश्योर दैट ओनली इंफॉर्मेशन रिलेटिव टास्क इज प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। अभी जैसे मैं कहूं कि फ्लिपकार्ट पे आप गेम वाला कोई भी चीज फंक्शन डाल दें वहां पे, तो दैट विल वेरी वेस्ट थिंग, क्योंकि वहां पे हम तो लोग प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं ना। तो वहां पे हम ऐसी चीजें ही प्रेजेंट करेंगे जो वहां पे इंपॉर्टेंट है। वहीं पे प्रोवाइडिंग एन ऑब्वियस स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, अब यहाँ पे चीजें दिखनी होंगी। जैसे ये मेरी स्क्रीन होती है, ये मेरा बॉटम सेक्शन होता है। ये क्या होता है, बॉटम सेक्शन होता है। यहीं पे ये कौन सा सेक्शन होता है, ये मेरा होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये राइट सेक्शन है, ये मेरा टॉप है और ये मेरा क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्ट है। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो हम कोई भी चीज है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। देखो, हम सब लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर को जाते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। देखो, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ना कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कभी भी टेक्स्ट इधर को नहीं लिखते हैं ना। देखो, हमने यहाँ पे पीडीएफ भी बनाई है, इसी ऑर्डर में देख सकते हो, ये टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ही काम हो रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, समझ में आया होगा। यहाँ पे कन्वेंशनल होने चाहिए, जो भी लॉगिन स्क्रीन होती है उसमें क्या क्या हो सकता है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो आपने क्या किया, जहां पे यूजर नेम लिखा वहां पे जो फील्ड है वहां पे आप ईमेल ले रहे हैं, जहां पे पासवर्ड है वहां पे आप यूजर नेम ले रहे हैं, देन दैट विल बी वेरी इनकन्वेंशनल थिंग फॉर द यूजर्स एंड दैट विल नॉट गुड फॉर द स्क्रीन डिजाइन। सो जिससे क्या होगा, यूजर का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपकी डिजाइन से और वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे और आपका जो भी लॉस होना होगा वो हो जाएगा। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन आपकी स्क्रीन डिजाइन नहीं अच्छी थी। वहीं पे सीक्वेंस ऑफ यूज, जैसे अभी यहाँ पे जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं कि एड्रेस है। एड्रेस में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रीट होता है, सिटी होता है, स्टेट होता है, जिप कोड होता है। तीन चीजें बेसिकली, 4 चीजें होती हैं। आपने क्या किया, 2-4 चीजें और ऐड कर दी या 2-3 चीजें कम कर दी, जिससे क्या होगा, सीक्वेंस यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो पहले आपका स्ट्रीट होता है तो आपने क्या किया, स्ट्रीट को बाद में ले रहा है, पहले आप जिप कोड ले रहे हैं, तो वो चीजें नहीं। यहाँ पे सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को लेना है। ठीक है, आप पहले, जैसे मैं कहूं आपने फॉर्म बनाया, पहले डाल रहे हैं लास्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर फर्स्ट नेम, सो दैट इज नॉट गुड। पहले आप फर्स्ट नेम लें, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। तो इस टाइप से सीक्वेंस ऑफ यूज में इंफॉर्मेशन लेनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, देखो फ्रीक्वेंसी का देखा होगा, यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग होता है, फ्लिपकार्ट पे भी ट्रेंडिंग होता है। तो ट्रेंडिंग चीजें मतलब जो मोस्ट प्रायोरिटी चीज, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं, तो उनको आप पहले दिखाएं।
वहीं पे देख सकते हो कैटेगरी का मतलब क्या है, जो हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर देंगे। जैसे देखा होगा आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको प्रोफाइल होती है बहुत सारी, ठीक है, तो वहां पे देखा होगा एक एक्टिविटी का सेक्शन बना देते हैं, एक अबाउट का बना दिए, एक स्किल्स का बना दिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई ये चीज मतलब है सब आपके ही, जो आपकी प्रोफाइल है उसी के बारे में है, लेकिन वहां पे बहुत सारी कैटेगरीज बना दी कि अगर आपको कोई एक्शन में चेंजेस करने हैं तो आप सिंपल उस कैटेगरी में जा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका टाइम रिड्यूस होगा सभी चीजें सर्च करने से, और यहाँ पे हैंडी नहीं होगा यूजर्स के माइंड के लिए, और वहां पे इंपॉर्टेंट इजी हो जाएगा सर्च करना, ठीक है। वहीं पे देख सकते हो इंपॉर्टेंस में बात कर लेते हैं हम। इंपॉर्टेंस में क्या है, इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस यूजर नीड्स, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, जो यूजर्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको हम क्या करेंगे सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। वहीं पे देख सकते हो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। जो हमारा स्क्रीन का नेविगेशन और फ्लो होता है वो कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ पे देखते हैं। प्रोवाइडिंग एन ऑर्डरिंग ऑफ द स्क्रीन नेविगेशन एंड एलिमेंट्स that is rhythmic guiding and person's eye and through the display। देखो जो भी हमारा ऑर्डर होगा स्क्रीन की इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे पास कुछ आइटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट हम इस टाइप से करेंगे। देखो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इस टाइप से हम प्रोडक्ट को, देखो कहीं भी कोई भी वेबसाइट देखोगे इसी टाइप से होता है। आपने क्या किया बॉटम टू टॉप और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इस टाइप से इंफॉर्मेशन को कर रहे हैं, देन दैट विल वेरी कह सकते हो वेस्ट थिंग, और यहाँ पे स्क्रीन डिजाइन काम नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं आपको ये फॉलो करनी है जब when you make a any screen design or when you make a application website anything whatever। तो यहाँ पे मेंटेन टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट फ्लो, यहाँ पे टॉप से बॉटम और लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ओके, आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आए होंगी। तो अभी हम यहाँ पे अभी और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, देखो यहाँ पे टैब थ्रू विंडो इन द लॉजिकल ऑर्डर, और यू कैन से डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम टैब के थ्रू, जैसे हमारे पास देखा होगा यहाँ पे जैसे मेरे पास क्या है यूजर नेम है, यहाँ पे क्या है, वेट अ मिनट मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास, यहाँ पे जाओगे, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हो टैब ऑर्डर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभय डाला, तो अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करके लास्ट नेम डालना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे टैब ऑर्डर, टैब इंडेक्स टैब ऑर्डर पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉजिकल है ये, लॉजिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं टैब वाली बटन कीबोर्ड में दबाऊंगा, देखो तो मैं नेक्स्ट पे आ गया, और यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाल दिया, फिर टैब दबाऊंगा तो ईमेल डालना है, ना कि मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे मैं टॉप पे था, फिर जब मैं टैब दबाया तो बॉटम में आ गया, फिर क्या हुआ बॉटम में आया, फिर क्या हुआ फिर से मैं बॉटम में आया। अब देखो मैं लेफ्ट में हूं, और यहाँ पे देख सकते हो दो आइटम है, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। तो मैं पहले देखो यहां से जब मैं क्लिक किया तो राइट में सबमिट में नहीं आया, देखो यहाँ पे सबमिट में नहीं आया, मैं कहां पे आया, लेफ्ट में आया, फिर मैं जब क्लिक करूंगा तो राइट में आऊंगा। आई होप आपको समझ में आएगा टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे टैब ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है वो चीजें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया टैब ऑर्डर क्या होता है। वहीं पे लोकेट कमांड बटन्स आपको पता होगा, जैसे बहुत सारी जब इंफॉर्मेशन एक ही पेज में होती है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 डॉट 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 करके देख लेते हैं कि अगर इस पेज पे जैसे कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है, 10 पेज देखने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट 10 पेज दिख रहे हैं तो 2 नंबर पे 3 नंबर पे ऐसे देखे हुए टैब ऑर्डर बना होता है। वहीं पे असिस्ट इन द नेविगेशन थ्रू द स्क्रीन बाय, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे करते हैं, अलाइनमेंट, यहाँ पे ग्रुपिंग एलिमेंट, एग्जांपल लिंक्डइन का जैसे मैंने बताया वो, यूज ऑफ लाइन बॉर्डर्स, हम यहाँ पे लाइन के बॉर्डर्स का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास पेज है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बॉर्डर पड़ा है, जिससे मुझे पता चलता है कि जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन होगी कुछ अलग होगी, नीचे वाली कुछ अलग होगी। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए लाइन बॉर्डर्स का यूज करते हैं। ग्रुपिंग एलिमेंट तो आपको पता ही चल गया, अलाइनमेंट भी मैं यहाँ पे अभी आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट नेम है, जैसे देखो मैं लास्ट नेम पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हो ये सेलेक्ट हो गया, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अलाइन है, जो लास्ट नेम जो टेक्स्ट लिखा है वो सेकंड वाले के साथ अलाइन है। जैसे मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा तो देखो थर्ड वाला सेलेक्ट हो गया, मतलब ये इसके साथ अलाइन है, और यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ वाला इसके साथ अलाइन है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है ये कैसे अलाइन है एक दूसरे के साथ में। ओके, अगर यहाँ पे क्लियर हो गया हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, देख सकते हो स्टेबलाइजिंग द विजुअल हायरार्की। अगर हमें एक विजुअल हायरार्की अगर देते हैं किसको,
अगर बनाते हैं, जिससे क्या होगा, यूजर का अटेंशन ज्यादा हो जाएगा उन कंपेयर टू जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स है, और इनहेंस करेगा उसका फोकस जो भी हमारे यूजर्स होंगे। तो कौन कौन सी चीजें हैं? फ्रॉम डार्क एरिया टू लाइट एरिया। जैसे हम कोई भी बना रहे हैं वेबसाइट, तो पहले हम डार्क चीजें लिखेंगे, फिर लाइट, फिर अगर डार्क लिखना होगा फिर हम लाइट लिख सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग मुझे डार्क से करनी है, फिर लाइट से करनी है। अगर लाइट से डार्क करेंगे देन दैट विल नॉट गुड। ओके, तो यहां पे देख सकते हो, पहले बिग ऑब्जेक्ट लिखो फिर छोटे। जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखा होगा कि हम टाइटल लिखते हैं तो वो बड़ा लिखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन उससे छोटा, और जो इंफॉर्मेशन है और वो हम उससे भी छोटी लिखते हैं। तो पहली बड़ी फिर छोटी, जिससे मुझे पता तो चलता है ये हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है ये, फिर उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है वो चीजें हैं। ठीक है, तो वहीं पे देख सकते हो फ्रॉम यूजुअल शेप टू कॉमन शेप, मतलब अनयूजुअल शेप फिर कॉमन शेप। जैसे अनयूजुअल कौन से होते हैं? सर्कल है, यहाँ पे स्टार है, ये पहले देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टार है तो ये पहले शेप लिखनी है, फिर उसके बाद में आपको रेक्टेंगल है, और यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर है, ये वाली जो कॉमन शेप है उनको लिखना है। वहीं पे हाईली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कलर्स, इसका मतलब देख सकते हो कि पहले आपको डार्क कलर लिखने हैं जैसे मैंने बताया, फिर उसके बाद अनसेचुरेटेड कलर लिखने हैं, जिससे आपका क्या होगा, यूजर का यहाँ पे अटेंशन ज्यादा होगा। और ये कैसे होगा, ये मैं ऐसे नहीं लिखा हूं, यहाँ पे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उन्होंने लोगों पे क्या किए हैं, पहले उन्होंने क्या किए हैं, उनपे रिसर्च की है, जिससे यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, उनके माइंड पे साइकोलॉजी को पढ़ा है। तो ऐसे यहाँ पे उन्होंने नहीं लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना ये कैसे कह रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं सोचनी है आपको, यहाँ पे जस्ट आपको पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने आई होप आपको क्लियर कर दिया होगा। वहीं पे देख सकते हो विजुअल प्लीजिंग कंपोजिशन को हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हम मेंटेन करके रखें जिससे क्या होगा कि लोगों को अच्छा लगे और उनको विजुअल प्लीज फील हो। तो वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस, आप देखो बैलेंस बना के रखो। यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइड एन इक्वल वेट ऑफ स्किन एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये मेंटेन करके रखो। सिमेट्री, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, पहले देखा होगा ये हमारे पास एक कार्ड होता है, फ्लिपकार्ट में ऐसे मल्टीपल कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास इमेज है सब में, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रुपया कितना है, उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। तो क्या कभी देखा होगा कि डिस्क्रिप्शन ऊपर हो, इसमें नीचे हो, इसमें बीच में हो, ऐसा नहीं। तो वहां पे देख सकते हो ये क्या होता है, सिमेट्री मेंटेन करके रखती है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है देखने में। ठीक है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज रेगुलर होनी चाहिए। आपको रेगुलरिटी का मतलब तो देख सकते हो, क्रिएटिंग रेगुलरिटी बाय द कंसिस्टेंटली स्पेस्ड कॉलम। हम ये नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे है, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए, इसके बीच में इतना स्पेस रख दिया, दूसरा बिल्कुल उसके एडजेसेंट बना दिए, जिससे क्या होगा, वो रेगुलर नहीं लगेगा ना। प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जैसे देख सकते हो हमारे पास कोई भी वेबसाइट होती है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, नैव बार होता है, नीचे फुटर होता है, बीच में मेन कंटेंट होता है। आपने क्या किया, फुटर पहले बना दिया, हेडर बाद में बना रहे हैं, उसके अंदर नैव बार बना दिया, बीच में आपने कंटेंट लिखा, तो आप वो दिक्कत करेगी ना लोगों को। वहीं पे सीक्वेंशियलिटी होनी चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी है एक सीक्वेंस में लिखनी है, ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे लिखे फिर यहाँ पे लिख दिए। आपको कोई भी चीज लिखनी है, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो ना, तो जिससे सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन रहेगी तो उसको पढ़ने में इजी होगा ना। तो यहीं पे देख सकते हो इकोनॉमी, प्रोवाइड इकोनॉमी बाय यूजिंग द फ्यू स्टाइल्स एंड डिस्प्ले टेक्निक्स, तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या है, क्रिएट अ यूनिटी बाय द सिमिलर साइज, शेप एंड कलर फॉर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे साइज, कलर, जो भी हमारी पैडिंग, मार्जिन, ये सभी चीजें यहाँ पे जब बराबर रहेंगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे यूनिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, सिंप्लिसिटी का मतलब आप समझते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑप्टिमाइज करो, कम रहेंगे तो वहां पे सिंप्लिसिटी रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल दे दिए। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूनिटी मेंटेन हो रही है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, हमारी वेबसाइट में यूनिटी होनी चाहिए, सीक्वेंशियल होने चाहिए, रेंडमनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे देख सकते हो रेगुलरिटी, यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, समझ जाएंगे। रेगुलरिटी होनी चाहिए, इरेगुलरिटी नहीं, सिमेट्री होनी चाहिए, एसिमेट्री नहीं। ठीक है, यहीं पे देख सकते हो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। यहीं पे बैलेंस होना चाहिए, इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं, आप इजीली समझ जाए। इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो ऑर्डर में होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे इंट्री से होनी चाहिए। ठीक है, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब समझ में आया होगा कि जो भी चीजें हैं वो ऑर्डर में होनी चाहिए, ना कि स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें मैंने बता दी हैं, आप इजीली देख सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। मैंने पीडीएफ आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। और उसके साथ में
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और ये मैंने आपके लिए पर्सनली यहाँ पे मैंने अभी जस्ट मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया है। और अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो प्लीज यहाँ पे शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप स्क्रीन एलिमेंट्स यूजिंग द बॉर्डर। यहाँ पे हम कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ग्रुप स्क्रीन एलिमेंट्स यूजिंग द बॉर्डर का मतलब पहले हम समझते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्क्रीन में एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बॉर्डर से। तो हम वहां पे कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने जो चीजें यहाँ पे बनाई हैं वो यहाँ पे मैंने ये पर्सनली उसी हेडिंग के लिए किया है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट्स है, एक ये इमेज है, एक ये दो इमेज है। तो यहाँ पे स्क्रीन डिजाइन कर रहे होंगे तो हमको मेंटेन कैसे करके चलना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ देख सकते हो सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो अलाइन भी है, देखो इसकी मार्जिन पैडिंग हर एक चीज सेम है। तो कुछ इस टाइप से मेरी स्क्रीन डिजाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस टाइप की डिजाइन बनाएंगे तो देखो इरेगुलर है, इसके बॉर्डर की विड्थ कम है, इसकी ज्यादा है, देख सकते हो ये अलाइन भी नहीं है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज जो बॉर्डर ये डिवाइड कर रहा है दोनों चीजों को, वो चीजें यहाँ पे सिमिलर होनी चाहिए, लाइक दिस। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर उसमें कौन कौन सी चीजें मेंटेन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं। लाइन का बॉर्डर आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। अप्लाई अ क्लियर लाइन बॉर्डर अराउंड अ ग्रुप कंटेनर विजुअली सेपरेटेड, विजुअल सेपरेट होने चाहिए। लाइन की थिकनेस कंसिस्टेंटली, लाइन विड्थ एंड हाइट यहाँ पे आप पढ़ लेंगे इजिली। सफिशियंट स्पेस पैडिंग, यहाँ पे जो पैडिंग है वो भी बराबर बराबर होनी चाहिए। प्रोवाइड एम्पल पैडिंग विद इन द कंटेनर, अवॉइड द क्रैम्प अपीयरेंस। मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास बॉक्स है, उसके बीच में यहाँ पे गैप होना चाहिए ना, तो हम प्रोवाइड करेंगे जितनी सफिशिएंट पैडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम पूरा जो हम बॉर्डर बनाए उसी के यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमें सफिशिएंट स्पेस पैडिंग करनी है। अलाइनमेंट का मतलब पता ही है, कोई यहाँ पे एक स्क्रीन का एलिमेंट है तो दूसरा यहाँ से नहीं, अगर कोई अलाइन करना है तो आपको यहीं से ये देख सकते हो दोनों बराबर के होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम चीजें देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देख सकते हो यूज लाइन्स एंड बॉर्डर स्पैनली, यहाँ पे हम कोई भी लाइन्स और बॉर्डर्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। एम्प्लॉयज बॉर्डर सेलेक्टिवली एंड लिमिटिंग देयर यूज ऑफ एलिमेंट्स लॉजिकली ग्रुप टुगेदर एंड प्रिवेंट द विजुअल क्लटर। यहाँ पे जो विजुअल क्लटर है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे अभी मैंने स्क्रीन डिजाइन को तो समझ लिया, पर्पस क्या है, सभी चीजें। अब मुझे कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, इंफॉर्मेशन लिखनी है, प्रोवाइड करनी है स्क्रीन पे। तो उसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिससे यूजर को भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना हो प्रोवाइड करते हुए, तो हम वो चीजें देखते हैं। देखो, प्रेजेंट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आप पहले कॉपी पेन पे लिख लें या पहले आप नोट्स बना लें कि यार भाई ये चीज मुझे स्क्रीन डिजाइन पे शो करानी है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे देख सकते हो। प्रोवाइड अ क्रूशियल डिटेल फॉर द यूजर गोल विदाउट ओवरवेलमिंग एंड विद द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अननेसेसरी को रिड्यूस कर पाएंगे क्यों, जब पहले से आप प्लानिंग करके रखेंगे कि ये चीज मुझे दिखानी है, ये इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए। ओके, वहीं पे स्क्रीन की डेंसिटी को भी आप देखें। जैसे आप ये नहीं है कि 10 पेज आप बना सकते हैं, जैसे होम सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं होम, अबाउट, ऐसे वेबसाइट पे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक ही पेज पे सभी चीजें शो करा देना है, एंड दैट इज द स्क्रीन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी देन यूजर के माइंड पे क्या होगा, बर्डन इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो क्या करेगा, छोड़ के भाग जाएगा। तो बैलेंस इंफॉर्मेशन क्वांटिटी फॉर रीडेबिलिटी ऑन स्क्रीन। इन स्क्रीन पे क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी का। वहीं पे ओवरऑल डेंसिटी भी मेंटेन रखो, लोकल डेंसिटी भी मेंटेन रखना है। ओवरऑल का मतलब है जो पूरी वेबसाइट है उसका डेंसिटी जो इन्फॉर्मेशन है, और लोकल डेंसिटी का मतलब क्या है, हमारे पास देख सकते हो हमारे पास होम पेज होता है, अबाउट होता है, तो एक लोकल मतलब होम पेज का जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो भी मेंटेन रहे और डेंसिटी मेंटेन रहे, और ओवरऑल जो पूरे पेज वेबसाइट की है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। वहीं पे विजुअल हायरार्की का मतलब क्या है, गाइड्स द यूजर टू क्लियर हायरार्की, एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजिंग द ओवरऑल एंड लोकल डेंसिटी। मतलब यहाँ पे हम जो भी चीजें विजुअल हायरार्किकल चीजें बना सकते हैं जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे पूरा काम कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा, आप इजिली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। वहीं पे देख सकते हो वेब पेज साइज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो वेबसाइट होता है उसका हम साइज वेब पेज का किस पे डिपेंड करता है। आपका देखो मिनिमम पेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज द कंटेंट
to achieve a minimum page length and convey the essential information without अननेसेसरी स्क्रॉलिंग। जैसे आप देखा होगा, देख सकते हो मैं यहाँ पे जब ये देख सकते हो, अगर मुझे इस पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, अगर मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर यहाँ पे नीचे देख सकते हो बहुत सारी, मान लो कि ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे फालतू का ही तो स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई मिनिमम पेज की लेंथ रखो और उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखो जितनी इंपॉर्टेंट है। अगर अननेसेसरी करोगे तो स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी लोगों को, देखो स्क्रॉल करना पड़ता है जब ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो जब वहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्यों स्क्रॉल करना पड़े, तो कम रखो ना इंफॉर्मेशन। वहीं पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट द टॉप, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपको रखनी है तो टॉप पे रखो जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई होप आपको वेब पेज समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे फिर से मैं बता दूं, जिसका वेब डेवलपमेंट और जो भी वेब टेक्नोलॉजी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, इन पे अगर आपको सच में वीडियोस चाहिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन भी तो चाहिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कहीं आपको मिले या ना मिले, ठीक है। और कमेंट जरूर कर दें कौन सी पीडीएफ आपको चाहिए, मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, अगर आप जल्दी से कमेंट कर देंगे, जितने ज्यादा लोग करेंगे। और यहाँ पे जो मेरा ये वीडियो है इसका टारगेट 100 लाइक्स का रखते हैं, अगर 100 लाइक्स आते हैं तो ही मैं अगली पीडीएफ बनाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, स्क्रॉलिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्क्रॉलिंग क्या होता है वो देखते हैं। स्क्रॉलिंग इज अ वर्टिकल एंड और हॉरिजॉन्टल movement of the content within the page and allowing to user to navigate additional information not initially visible on the screen। देखा होगा जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो कुछ इंफॉर्मेशन टॉप पे दिखती है, उसको बोलते हैं हम मेन कंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो नीचे देखना है तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। और जैसे कुछ इधर इधर हमारी साइड में चली गई तो हम इधर से किधर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं उसे वर्टिकल स्क्रॉल करते हैं, जो हम इधर को जो लेफ्ट और राइट में इंफॉर्मेशन को देखनी होती है तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो, जब मैं देखो ऊपर से नीचे को जा रहा हूं तो इसको वर्टिकल स्क्रॉल बोलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो पेजिंग क्या होता है, पेजिंग में मतलब बताइए होम, अबाउट, ये सभी चीजें मल्टीपल पेज बना लेंगे, क्योंकि एक ही क्या किया मैंने, वेबसाइट बनाई जिसमें होम अबाउट जितनी भी चीजें सभी का कंटेंट रख दिया, जिससे क्या होगा पेज में स्क्रॉलिंग ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या करें, हम मल्टीपल पेज क्रिएट कर ले, होम अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, जिससे क्या होगा पेज का स्क्रॉलमेंट है जो कम हो जाएगा, ठीक है। पेजिंग इन्वॉल्वमेंट डिवाइडिंग द कंटेंट इनटू द डिस्क्रीट सेक्शंस और पेजेस, मल्टीपल सेक्शंस और पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे नेविगेशन क्या करेंगे, बाय क्लिकिंग हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन बार बना देंगे, सिंपल। और टैपिंग ऑन द पेजिनेशन, हम पेजिनेशन भी आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे करके हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शो करा सकते हैं। प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड वे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट चीजें कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम्स इन द स्क्रॉलिंग, जब स्क्रॉलिंग है तो हमको कैसे प्रॉब्लम होती है स्क्रॉल करने में, तो हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मिनिमाइज करो वर्टिकल स्क्रॉलिंग, तो वो कैसे कर सकते हो आप, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हटा दो, क्योंकि नेसेसरी तो वहां पे रहेगी ना। और उसके साथ में यूज ऑफ पेजिंग, आप अगर पेजिंग का ज्यादा यूज करेंगे तब भी हम क्या करते हैं, वर्ड जो हमारी स्क्रॉलिंग है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ में ही आपको क्या करना है, अवॉइड करना है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है वो बहुत ज्यादा हेडेक होता है, देखा होगा इधर इधर करने में, इधर इस टाइप से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इधर इधर करना पड़ता है लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग तब दिक्कत करती है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमारी जो वेबसाइट है अगर रिस्पॉन्सिव होगी तब भी क्या होती है, स्क्रॉलिंग कम हो जाती है। चलो अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है। देखो डिस्टिंक्टिवनेस कुछ नहीं है, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिंग यूजुअली यूनिक एंड इजिली रिकॉग्नाइजेबल इंटरफेसेस। यहाँ पे जो हमारे हैं यूनिक और इजिली रिकॉग्नाइजेबल इंटरफेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस में देखते हैं। देखो ये क्या, इसमें क्या क्या यूज करता है, कॉन्ट्रास्ट कलर यूज कर सकता है, इनहेंस विजुअल अपीलिंग एंड द डिफरेंशिएशन। हम बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे हम कलर्स का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे डिफरेंस कलर्स का यूज करते हैं जिससे क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। जैसे अब ये पता होगा क्लियर के लिए रेड का यूज करते हैं, सक्सेस के लिए हम ग्रीन का यूज करते हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि यार ये क्लियर है, सक्सेस, हम बिना पढ़े उस पर क्लिक कर देते हैं ना। देखा होगा कैंसल ओके, तो ओके ग्रीन होती है तो हम डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, देखते भी नहीं है ओके, क्योंकि ग्रीन का मतलब ओके
रेड का मतलब क्लियर। तो ये डिस्टिंक्टिवनेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर से, जिससे क्या होता है लोगों को रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टेबलाइजिंग अ क्लियर विजुअल हायरार्की फॉर द इजी कंपेंसेशन एंड नेविगेशन, यूज डिस्टिंक्टिव टाइपोग्राफी टू रीइंफोर्समेंट ओवरऑल विजुअल आइडेंटिटी। ओके, वहीं पे यूज डिस्टिंक्टिव टाइपोग्राफी टू रीइंफोर्समेंट ओवरऑल विजुअल आइडेंटिटी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितनी भी टाइपोग्राफी है वो अलग अलग यूज करेंगे, जिससे क्या होता है वो आइडेंटिफाई कर पाता है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई मैंने चीज लिखी, ठीक है, और मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, यूनिक वाले को मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था, इस पे डेप्थ बनानी थी कि यार इम्फेसाइज करना था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो या तो मैं इसको इटैलिक बना दूंगा या फिर मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा ना, तो इससे क्या होगा, ये डिस्टिंक्टिवनेस दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिस्टिंक्टिवनेस समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं टेक्निक क्या है प्रोवाइड करने की, कैसे हम इम्फेसाइज को प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस। देखो हम कोई भी टेक्स्ट है, जैसे इस ये है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो, मुझे इस पे क्या करना था, इम्फेसाइज करना था, तो देखो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ब्राइटनेस इसका बढ़ गया। हम कलर दे सकते हैं, या तो हम इसको ग्रीन दे सकते थे, ब्लैक दे सकते थे, तो जिससे क्या होगा कि इम्फेसाइज हम कर सकते हैं। टाइपोग्राफी हम इसमें देखो इसको अगर इटैलिक कर देते तो इसकी टाइपोग्राफी चेंज करके वाइट स्पेस हम थोड़ा गैप दे देंगे, तब भी यहाँ पे देख सकते हो काम हो जाता है। पोजिशनिंग है, साइज वेरिएशन, एनिमेशन, हम किसी भी देखो यहाँ पे टेक्निक्स टू प्रोवाइड इम्फेसाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, तो हम क्या करते हैं इसको एनिमेट करवा देते, लेफ्ट टू राइट, राइट टू टॉप। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जब हम करवा देंगे, जिससे क्या होगा कि वो हम उस पर इम्फेसाइज कर पाएंगे। ठीक है, वहीं पे देख सकते हो नेक्स्ट क्या है, डेप्थ ऑफ लेवल्स और 3D अपीयरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। डेप्थ ऑफ लेवल्स और 3D अपीयरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो शैडो हाईलाइट, देखो 3D अपीयरेंस का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। 3D अपीयरेंस कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 3D वे में हम कैसे देखें, क्योंकि हम सब लोग कहाँ 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो अगर वेबसाइट और जो भी पेज चीजें दिखती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, 3D में दिखेंगी तो ज्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे। तो कैसे हम अचीव करते हैं वो हम देखते हैं। शैडोज एंड हाइलाइट्स, देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट को वो पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर उसमें शैडो लगा करके क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको 3D बनाते हैं। तो क्या हम सर ऐसे जब हम स्क्रीन डिजाइन या कुछ भी बना रहे हैं, तो हम उसमें भी शैडो यूज करें, हाईलाइट यूज करें, जिससे जो वो ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज है, टेक्स्ट है, वो 3D वर्ड में दिखे, जिससे क्या होगा, लोग इंटरेक्ट होंगे एंड दे विल एंजॉयिंग योर स्क्रीन डिजाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, हाँ देख सकते हो, जो हमारे पास जब लाइट पड़ती है सन की रियल वर्ल्ड में, तो बहुत सारी चीजें ग्रेडियंट होती हैं। जैसे लाइट पड़ी तो हर जगह पे क्या होता है, फोकस सेम नहीं होता है, तो कहीं पे हल्का डार्क होता है, कहीं पे लाइट होता है, तो ग्रेडियंट देखा होगा कलर होते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट कलर का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा बटन्स में, और जिससे क्या होगा 3 डायमेंशनल सरफेस हमें प्रेजेंट होगी। पर्सपेक्टिव का हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे एंगलिंग देखा होगा, जैसे हम सब लोग क्या करते हैं, इमेज इस टाइप से शो करते हैं, लेकिन हम अगर कुछ इस टाइप से इमेज शो करेंगे हल्का सा एंगल वाइज पर्सपेक्टिव वे में, जिससे क्या होगा कि हमें ज्यादा वो लगेगा कि हाँ भाई ये ना थोड़ा 3D लुक आ जाएगा ना। वहीं पे जी एक्सिस मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जब कोई भी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसको जब मूव कर रहे होंगे, एनिमेट कर रहे होंगे, तो उसकी जेड एक्सिस के थ्रू मूव करें, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम 3D में कह सकते हो उसकी डेप्थ को बता सकते हैं, क्योंकि जब हम जेड एक्सिस को मूव करेंगे तो वो डेप्थ में मूव करेगा। एक्स और वाई हाइट और लेंथ को करता है, जेड एक्सिस क्या करता है, उसकी डेप्थ को बताता है। तो यहाँ पे हम 3 चीजों में यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, जिससे भी हम क्या कर सकते हैं, 3D में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। ओवरलैप करा करके, जैसे हमारे पास ये पेज है, तो इस टाइप से हम ओवरलैप करा देंगे, तो मुझे देखो पता चल रहा है ये सबसे नीचे, फिर ये ऊपर, ये सबसे ऊपर, तो देख सकते हो ये ओवरलैप भी करा सकते हैं। टेक्सचर मैपिंग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई बटन है, अब उस बटन पे मैंने क्या किया, वॉल का टेक्सचर लगा दिया। टेक्सचर का मतलब होता है जो हमारे पास रियल वर्ड होते हैं उनकी इमेजेस टाइप का टेक्सचर डाल देना। ठीक है, टेक्सचर आप सिंपल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिससे बटन लगाएंगे तो वो लगेगा कि हाँ एक वॉल टाइप की बटन है। वहीं पे देख सकते हो डायनेमिक लाइटिंग। डायनेमिक लाइटिंग का मतलब देखो एम्बिएंट लाइटिंग, यही हमारे पास जो भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की लाइटिंग होती है ना, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा रियल वर्ल्ड के टाइप से फील होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आया होगा डेप्थ ऑफ लेवल्स क्या होते हैं। अभी हम समझने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। तो देखो इंफॉर्मेशन को कितना लिखना है, क्या करना है, इंफॉर्मेशन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, अब उसको शो भी तो कराना होगा ना स्क्रीन पे, तो वो हम कैसे देखते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले लेजिटिबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर फॉर इजी रिकॉग्निशन। जो भी चीजें वहां पे दी गई हैं उनका वहां पे इजी रिकॉग्निशन होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीजें नहीं कुछ भी लिख दिया, ठीक है। रीडेबिलिटी, ओवरऑल केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। जो भी हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन है वो टेक्स्ट का होना चाहिए, रीडेबिलिटी कर पाए। यूजेबिलिटी का मतलब इफेक्टिव, इफिशियंसी, सेटिस्फैक्शन। तीनों चीजें अगर होंगी तभी यूजर आएगा। इफिशियंट, इफेक्टिव एंड सेटिस्फैक्शन, अचीविंग यूजर गोल्स विद इन एन इंटरफेस। जो भी काम करने आया उसमें तीनों चीजें इफेक्टिव, इफिशियंस सी एंड सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जैसा कि आपको मेरे वीडियो से मिलता है ना। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे लानी पड़ेंगी। कॉन्ट्रास्टिंग डिस्प्ले फीचर्स, इसका मतलब यूज ऑफ डिफरेंस इन कलर और साइज, अदर एलिमेंट्स। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो देख सकते हो टाइटल को हम थोड़ा बड़े टेक्स्ट से लिखते हैं, फिर सब टाइटल को उससे छोटे से, फिर जो हमारा इंफॉर्मेशन होती है न्यूज वाली तो हम वो थोड़ा और छोटे से लिखते हैं, जिससे देख सकते हो हम टेक्स्ट के साइज में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं उस टेक्स्ट पे इंफेसाइज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यूज कर सकते हैं। वहीं पे देख सकते हो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो विजुअल लाइंस। विजुअल लाइंस का मतलब क्या है, इंप्लाइड द एक्चुअल लाइंस गाइड द व्यूअर आइज एंड एडिंग इन ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो ये दो लाइन है, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है ये दूसरा पेज है, ये अदर पेज है। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम बॉर्डर से पता चल पाता है कि ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मेंटेनिंग अन इंफॉर्मेटिव इन डिजाइनिंग एंड एलिमेंट लेआउट स्टाइल फॉर द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। जैसा कि आपको कंसिस्टेंसी मैं पहले वीडियो से बता रहा हूं कि जो भी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी काम है वो कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा इंफॉर्मेटिव लगेगी लोगों को और वहां पे कोई फायदा नहीं चलेगा ना। तो ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट चीज यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं, टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो टाइपोग्राफी क्या है, द आर्ट ऑफ अरेंजिंग द टाइप फेसेस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनहैंसिंग द रीडेबिलिटी एंड विजुअल अपीलिंग। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनहैंसिंग रीडेबिलिटी एंड विजुअल अपीलिंग, ये तीनों चीजों को अगर आपको करना है तो आपको टाइप फेसेस पे ध्यान देना होता है। उसमें क्या हो सकता है, टाइप फेसेस में फोंट हो सकता है, फोंट साइज हो सकता है, उसका फोंट का फैमिली हो सकता है। फोंट फैमिली आप जानते होंगे ना, सैंस सेरिफ और ये वर्डाना, ये सभी फोंट फैमिली पर यहीं पे देख सकते हो। इंक्लूडिंग टाइप फेसेस में क्या आ जाता है, फोंट सिलेक्शन, अरेंजमेंट, स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग कोहेसिव डिजाइंस, ठीक है। वहीं पे फैसिलिटेट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू द परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन कंटेंट। ये सभी चीजें हम यहाँ पे टाइपोग्राफी में कि टाइप कैसे करेंगे, टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे, वो हम यहाँ पे चीजें देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, वी हैव मेनी एलिमेंट्स दैट आर यूजिंग इन द स्क्रीन डिजाइन ऑफ द टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के हम बहुत सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज करते हैं, वो हम देख लेते हैं। फोंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइप स्पेस क्या होने वाला है, सैंस सेरिफ, न्यू रोमन ऐसे करके ना। जो फोंट साइज क्या होता है, फोंट का साइज मतलब कितना बड़ा होना चाहिए। देख सकते हो ये कंपोनेंट लिखा है, ये ज्यादा बड़ा है तो मुझे पता चल रहा है ये टाइटल है। फिर उसके अंदर ये देख सकते हो सब हेडिंग है। फिर उसके अंदर यहाँ पे ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, वो मैंने विदाउट उसके बोल्ड के लिखा है, जिससे मुझे पता चल रहा है इंफॉर्मेशन अलग अलग है। फोंट वेट भी दे सकते हैं, देखो इसमें ज्यादा फोंट वेट है, इसमें कम। जो ज्यादा डार्क है उसमें ज्यादा फोंट वेट, जो कम वेट, जिसके कम थिकनेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कम फोंट वेट। वहीं पर लाइन की स्पेसिंग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ज्यादा स्पेसिंग दी है, मुझे पता चल रहा है ये हेडिंग है, उसके अंदर ये सब पार्ट है, तो आपको स्पेसिंग भी ये होती है लाइन स्पेसिंग, जिसको हम लीडिंग बोलेंगे। और लेटर स्पेसिंग क्या होता है, देख सकते हो ये जो इनके बीच की स्पेसिंग है यहाँ पे, इसको हम लेटर स्पेसिंग बोलेंगे। वहीं पे अलाइनमेंट भी होना चाहिए, टेक्स्ट पोजिशनिंग, कि कहाँ पे अलाइन कर रहे हो टेक्स्ट को। देख सकते हो मैंने यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे अलाइन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये टाइपोग्राफी है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, मैं इसके अंदर चीजें लिखी हैं, तो देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो टाइपोग्राफी के अंदर ये जो चीज लिखी है, ये किसकी लिखी हुई है, ये इससे लिखी हुई है, इसके बारे में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पता चल पाता है। अलाइनमेंट पता होना चाहिए, हायरार्किकल वेरिएशन होना चाहिए। देखो कंपोनेंट के अंदर टाइटल, फिर टाइटल के अंदर ये, तो हायरार्किकल वे होना चाहिए। कलर भी यहाँ पे आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। जो कलर होंगे उससे पता इम्फेसाइज हो पाता है। जैसे ये मैंने डार्क
चीजें यूज की हैं, जिससे मुझे पता था टाइटल है। वहीं पे देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, ये उसके अंदर एक सब टाइटल है और सब हेडिंग है, और उसके अंदर ये जो हल्का लाइट कलर में ब्लैक लिखा है वो क्या है, इंफॉर्मेशन है उस हेडिंग की। ठीक है, ये सभी चीजें कलर के थ्रू हम इम्फेसाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजें पढ़ पाएंगे, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, फिर से मैं बता दूं। तो चलिए अब इंफॉर्मेशन एंट्री एंड मॉडिफिकेशन इन स्क्रीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए। देख सकते हो इंफॉर्मेशन एंट्री एंड मॉडिफिकेशन स्क्रीन आर डायनेमिक इंटरेक्टिव एलिमेंट विद इन द यूजर इंटरफेस। ये कैसी होती है वो हम यहाँ पे समझते हैं। इंफॉर्मेशन एंट्री एंड मॉडिफिकेशन स्क्रीन का मतलब, जैसे मेरे पास क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है, वो चाहे एप्लीकेशन हो या फिर हमारा वेबसाइट हो, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब चेंजेस कर सकते हैं, जो हमारे पास वहां पे जो स्क्रीन डिजाइन है उसमें अगर चेंजेस कर सकते हैं, देन उसको हम इंफॉर्मेटिव एंट्री और मॉडिफिकेशन स्क्रीन बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास वन ड्राइव होती है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ को अपलोड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, दूसरा मेरा अमेजॉन है, वहां पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं। ठीक है, दीज स्क्रीन्स आर डिजाइन टू गाइड यूजर्स थ्रू द स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करती हैं, ये डिजाइन क्या करती हैं, इस गाइड करती हैं यूजर्स को कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, इंश्योरिंग द स्ट्रक्चर्ड और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड देख मेंटेन करने का ये क्षमता रखती है कि भैया हम जो स्ट्रक्चर्ड है वो कैपेबल होती है मेंटेन करने के लिए, और यूजर फ्रेंडली यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं यूजर को। द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ दीज स्क्रीन्स आर स्ट्रक्चर्ड to provide the logical and organized interface for the users. Okay, वहीं पे often referred as a conversational screen। इनको हम सिंपल conversational screen बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लेती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को ये बताती हैं, तो हम यहाँ पे conversational मतलब आदान प्रदान करती हैं, इसीलिए हम इनको conversational screen बता सकते हैं। highlighting the interactive and डायलॉग नेचर ऑफ द यूजर सिस्टम इंटरेक्शन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखा होगा जब हम वर्डप्रेस जिन लोगों ने चलाया होगा आपको पता होगा, वहां पे हम कुछ चीजें अपनी पोस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी चीजें इंफॉर्मेशन डायलॉग के फॉर्म में देते हैं, वो वहां पे शो हो जाता है। तो वहां पे देख सकते हो कन्वर्सेशनल स्क्रीन वहां पे काम करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, इंटरनल कोलेबोरेशन जिसको हम इंट्रानेट बोलेंगे, और एक्सटर्नल कोलेबोरेशन जिसको एक्सटर्नेट बोलेंगे। ये हो सकता है क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको ये जरूर देखना है। तो पर्पज क्या होता है इंटरनल कोलेबोरेशन का, तो इंट्रानेट आर डिजाइन टू इंटरनल यूज ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, वही तो मेरा प्रोडक्ट या कोई स्क्रीन डिजाइन बनवा रही होगी, तो उसके जो इंटरनल यूज है ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे इंटरनेट के अंदर आएंगे। तो यूजर्स दे फैसिलिटेट सीमलेस कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग, कोलैबोरेशन अमंग एम्प्लॉयज। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो, और हाँ डिपार्टमेंट और टीम, जो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, कोलैबोरेशन है एम्प्लॉयज का, डिपार्टमेंट्स का और टीम के साथ में, ये सभी चीजें कहाँ पे, इंटरनेट में आएंगी। तो बेनिफिट्स इससे क्या है, इनहेंस द इंटरनल वर्क फ्लो, जो इंटरनल वर्क फ्लो है उसको इनहेंस करता है। वहीं पे नॉलेज शेयरिंग, ओवरऑल इफिशियंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल कोलैबोरेशन क्या होता है। पर्पस, एक्सटर्नेट एक्सटेंड्स द कोलैबोरेशन बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड टू इंक्लूड द एक्सटर्नल पार्टनर्स, क्लाइंट एंड सप्लाईज। जो ये एक्सटर्नल चीजें होती हैं उनको हम यहाँ पे एक्सटर्नेट के अंदर डालते हैं। ये क्या करते हैं, इंटरनल के साथ में ये एक्सटेंड कर जाती है, और ये बाहर की भी चीजें यहाँ पे काम करती हैं, जिनको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नेट। ये इंटरनेट से आता है, तो इंटरनेट मतलब यहाँ पे जो बाहर का कनेक्शन है वो भी यहाँ पे ये मेंटेन करता है। जैसे कौन क्लाइंट है, कौन सप्लायर्स है, वो सभी चीजें यहाँ पे देखते हैं। दे प्रोवाइड द सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग in specific information, collaborating on projects, communicating with the external stakeholders। ये सभी चीजें यहाँ पे इजी आप रीड कर सकते हैं। फैसिलिटेट कोलैबोरेटिंग एफर्ट्स, एक्सटर्नल एंटिटीज, स्ट्रीमलेस प्रोसेसेस एंड इनहैंसिंग द कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन इनहैंस कर जाता है, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस होते हैं। वहीं पे एक्सटर्नल एंटिटीज भी यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चीजें यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे स्टेटिस्टिकल ग्राफिक्स क्या होती है, वो हम देखते हैं। देखो आपको स्टेटिस्टिकल ग्राफिक्स से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ हम चीजें यहाँ पे इमेज और ये चीजें देखेंगे, उसी से हम स्टेटिस्टिकल ग्राफिक्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे डेटा को यहाँ पे शो करें। तो डेटा प्रेजेंटेशन ग्राफिकली फॉर विजुअल
इंटरप्रिटेशन, जो हमारे यहाँ पे ग्राफिकली हम कोई भी डेटा को विजुअल इंटरप्रिटेट कर पाए उसको ही हम ग्राफिकल स्टेटिकल ग्राफिक्स बोलेंगे, ठीक है। जिसमें चार्ट हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, कन्वेइंग द कॉम्प्लेक्स आइडियाज विद द क्लैरिटी, प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी। यहीं पे प्रोवाइड द व्यूअर विद द न्यूमरियस आइडियाज इन द मिनिमम टाइम एंड स्पेस एंड मिनिमाइजिंग द क्लटर। ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है क्लटर्स को, और वहीं पे क्या होता है, न्यूमरस आइडियाज, हम यहाँ पे नंबर के थ्रू यहाँ पे आइडियाज देख सकते हैं। और ये क्या होता है, नंबर्स को नहीं, हम विजुअली क्या कर सकते हैं, विजुअली हम नंबर्स को देख सकते हैं, जिससे क्या होता है कि व्यूवर्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है, और यहाँ पे ये इंप्रूव करते हैं उनकी जो भी कह सकते हो, जो भी उनको क्या कह सकते हो, जो चीजें अच्छी लगती हैं वो यूजर को मिल जाती हैं स्टेटिस्टिकल ग्राफिक्स के थ्रू। वहीं पे इंड्यूसेस द व्यूअर्स ऑन द फोकस ऑन द सब्सटेंस रादर देन द टेक्निक और मेथड्स। जो हमारे पास यहाँ पे मेथड्स है कैसे फाइंड करना है वो नहीं, वो वहां पे ग्राफ देखते हैं और समझ जाते हैं, जिससे क्या होता है उनको यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है। वहीं पे टाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बजाय वो सिर्फ ग्राफ को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, समझ जाते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे अवॉइड द डिस्टॉर्शन, एंश्योर द ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट देख लेते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से स्टेटिस्टिकल ग्राफिक्स में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, टाइटल है, एक्सिस लेवल है, स्केल है, डेटा पॉइंट्स है, लाइन बार्स है, लेजेंड्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देख दिया है क्लियरली स्टेट्स ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स और पर्पज ऑन द ग्राफिक। तो टाइटल क्या है, मतलब जो हमारा जो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे चार्ट बनाया गया है या हमारा ग्राफ बनाया गया है वो किसका टाइटल, मतलब बेसिकली उसका पर्पज क्या है वो लिखते हैं। एक्सिस लेवल, एक्स हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकती है, तो उनको एक्सिस बोलेंगे। स्केल क्या होता है, देखो हम यहाँ पे ऐसे बनाए तो हम देखो कभी 0, फिर 5, फिर 10 ऐसे करके लेते हैं, तो वो स्केलिंग 5-5 का कर रहा है। या फिर हम ऐसे करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एक का स्केल ले रहा है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं, उनको हम स्केलिंग बोलेंगे। तो हम इस हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटा पॉइंट क्या होते हैं, एक्चुअल डेटा वैल्यूज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है तो यहाँ पे ये कुछ हमारे पास डेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये ग्राफ में, तो ये क्या है, हमारे ये डेटा पॉइंट्स है। कोई दिक्कत है नहीं। लाइन और बार्स क्या होते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से लाइन जा रही है, तो ये लाइन बार्स हो गया, लाइन हो गई। और बार्स क्या होते हैं, हम देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये बार्स कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप से ना बार्स बनते हैं, तो ये बार हो गए। तो लाइन और बार समझ में आया होगा ना। तो यहाँ पे लेजेंड क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सिंबल कलर्स पैटर्न। तो लेजेंड को मैं यहाँ पे अभी इजिली समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, लेजेंड को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये वाला कलर क्या है, वो क्लॉथ है। तो ये जो ये वाला कलर है हल्का, ये टील कलर, वो क्लॉथ के लिए है। हल्का ये रेड वाला इंटरटेनमेंट के लिए, ये फूड के लिए, सेविंग के लिए। तो ये जो सेक्शन है इसी को हम क्या बोलेंगे, लेजेंड सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे अभी हम चीजें देखते हैं। इसको हम टाइटल बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। और यहाँ पे देख सकते हो जो चीज लिखी है इसको हम लेबल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेबल बोलेंगे। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का लेबल है, ठीक है। समझ में आया, ये जो चीजें हैं इनको हम डेटा पॉइंट बोलेंगे। वहीं पे देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस क्या है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, समझ में आ जाएगा, वहां पे आप इजिली पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं और भी कंपोनेंट्स जो भी होंगे वो हम अभी यहाँ पे आपको बता देते हैं। हाँ, कैप्शन क्या होता है, जो भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो भी आपको देनी है वहां पे कैप्शन में देते हैं। सोर्स इन्फॉर्मेशन इंडिकेट्स, मतलब ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है उसको भी बताना पड़ेगा ना, कि ऐसे थोड़ी ना आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दिए। जैसे कोई भी हम सपोज कोरोना वायरस का डेटा उठाते हैं तो कहाँ से उठाए, विकीपीडिया से उठाए या कौन से डेटा सेट कहाँ से उठाए, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं। कलर दे देते हैं, ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस का मतलब क्या है, ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें मल्टीपल क्या कर सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं। जब ग्रिड बना देंगे तो जिससे मुझे पता चलेगा, या जो ग्रिड है इससे मुझे डेटा को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। असिस्टिंग इन रीडिंग वैल्यूज इन द ग्राफिक्स। एनोटेशन क्या होता है, एडिशनल जो भी हमारी टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन देनी है और या सिंबल देना है उसको हम एनोटेशन बोलेंगे। वहीं पे सोर्स इन्फॉर्मेशन आपको पता ही चल गया, कैप्शन क्या है, लेबल क्या है, लेबल आपको पता ही है, जो एक्स एक्सिस में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वाई एक्सिस में क्या है, उसको लेबल बोलेंगे। बैकग्राउंड में हम कलर दे सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं, उसको हम बैकग्राउंड, जो कि इम्फेसाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए हम यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स हैं ग्राफ्स के, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं हीट मैप की बात करने वाला हूँ। हीट मैप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगा जिससे आपको यहाँ पे इजी दिखे। यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट,
यहाँ पे देख सकते हो हीट मैप क्या कहता है, यूज कलर्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन द मैट्रिक्स, प्रोवाइड द विजुअल प्रेजेंटेशन और द डेटा इंटेंसिटी। यहाँ पे हमारे पास जो देख सकते हो ये ग्राफ है, इसमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो जो कम वैल्यू है वो हल्का लाइट कलर है, यहाँ पे देख सकते हो जो कम कलर है यहाँ पे ये बार दे दिया गया कि जो डार्क होगा वो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू। देखो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या है, ये तो हमें देखो ये वैल्यू अगर नहीं भी दी होती, ये जो लिखा है वो लिखा भी नहीं होता 1 2 3 4, तब भी मुझे पता चल रहा सबसे बड़ी कौन है, ये सबसे छोटी ये है, फिर बीच में कहीं ये आता होगा ना, कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे अभी बॉक्स प्लॉट को पढ़ने वाले हैं। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट illustrate the distribution data set showing the median quartile and partition आउटलायर्स यहाँ पे बताता है। देखो अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एज है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे एज बाई ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप के बाद यहाँ पे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, 4 ग्रुप है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास क्या होता है, बार होता है, ठीक है, ये बॉक्स होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस बॉक्स में क्या होता है, जो ये होता है, ये होता है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम के इस एज कितनी है। यहाँ पे ये क्या बताता है, ये मिनिमम बताता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये क्या बताता है, ये मेरा बताता है कि एवरेज कितना है, कि एवरेज कितना आया है, कि कितना एवरेज है। यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, इसी में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, तो उसमें से क्या करता है, ये बताता है कि कौन से यहाँ पे एवरेज कितना आएगा ना, तो वो चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये सभी बार प्लॉट को आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। ओके ना, अभी हम नेक्स्ट जो भी हमारे पास चार्ट्स और प्लॉट्स है उनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे पास जो नेक्स्ट चार्ट है उसका नाम है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में क्या होता है वो हम देखते हैं। प्रेजेंटेड द डेटा पॉइंट्स ऑन द कनेक्टेड बाय लाइंस एंड ऑफन यूज्ड टू शो द ट्रेंड और चेंज ओवर टाइम। जो भी हमारा ये देख सकते हो ये लाइन चार्ट होता है, ये ट्रेंड और जो भी चीजें होती हैं, कि देख सकते हो ये लाइन क्या बताती है कि ये अभी यहाँ पे कम यूज हो रहा था, कम सप्लाई थी, अभी यहाँ पे बढ़ता चला गया ना, कुछ इस टाइप से हम बोलते थे y इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पाई प्लॉट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पाई चार्ट क्या होता है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, ये टोटल कितना होता है 100% होता है, जिसमें से 67 मतलब ये 100% में इतना एरिया 67 आइटम्स यहाँ पे है, 21 यहाँ पे है। कैटेगराइज करना है जो भी हमारे जितनी वैल्यूज है उनको हम क्या करते हैं 4 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, फिर कितना किसका परसेंटेज है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना, ये होता है। तो चलिए अभी हम स्कैटर प्लॉट देख लेते हैं। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, हम यहाँ पे डेटा आइटम्स जो होते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट्स की फॉर्म में, स्कैटर प्लॉट में यहाँ पे हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स ऑन द 2 डायमेंशनल ग्राफ, जो 2D होगा, एक्स होगा, वाई होगा, उसमें हम क्या करते हैं डेटा पॉइंट्स को शो करते हैं, यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, बार बार चार्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। बार चार्ट में क्या होगा, हम यहाँ पे बार्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स होगा, ये जो ऊपर होता है वो डेटा पॉइंट्स होता है, ठीक है। ये मेरे पास फुटबॉल है, फुटबॉल के कितने प्लेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो 70 हैं, 70 से कुछ कम है, ठीक है। बॉक्सिंग के कितने 80 हैं, क्रिकेट के कितने हैं प्लेयर्स यहाँ पे 90 के आसपास है, तो ये सभी चीजें दिखा रहा है। गोल्फ के कितने हैं 100 है, तो ये चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। जो हिस्टोग्राम देख लेते हैं, हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम में देख सकते हो डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट बाय द डिवाइडिंग into the intervals and representing the time frequency of each interval bars। यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी डेटा सेट की, हम क्या करते हैं उनको इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि देखो बार्स अलग चीज है, बार में बताता है कि कौन सी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। मैं बार को जब मैंने बताया तो यहाँ पे फुटबॉल के कितने, बॉक्सिंग के कितने, ये सभी चीजें बता रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से बता रहा है कि 35 से 40 का कितना वेट है, 2 लोगों का है। 40 से 45 के बीच में वेट कितना है, 6 लोगों का है। 45 से 50 के बीच में यहाँ पे इंटरवल अगर मुझे बनाने हैं तो उस इंटरवल को ही हम क्या कहते हैं, उस इंटरवल को ही हम किसको प्रिंट करना होता है, तो हम किससे प्रिंट करेंगे, हिस्टोग्राम से प्रिंट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। टेक्निकल कंसिडरेशन ऑफ द इंटरफेसेस। जो हमारे पास टेक्निकल कंसिडरेशन जैसे इंटरफेस है उनको हम कैसे टेक्निकल कंसीडर करेंगे जब हम स्क्रीन डिजाइन बना रहे होंगे, फॉर स्क्रीन डिजाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे फॉर स्क्रीन डिजाइनिंग लिख लेना। तो पहले बात मेरे पास ग्राफिकल सिस्टम आता है,
वेब सिस्टम आता है और अदर कंसिडरेशन हम यहाँ पे करते हैं। देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफिकल सिस्टम देख लेते हैं। ग्राफिकल सिस्टम को जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वहां पे देख सकते हो, ग्राफिकल सिस्टम रिफर्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यूटिलाइज द ग्राफिक इमेज विजुअल एलिमेंट्स कन्वे द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सभी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, आप यहाँ पे इजिली पढ़ सकते हैं ना। द इंक्लूड्स द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम यहाँ पे जो ग्राफिकल सिस्टम में जीयूआई आती है जो कि यूज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे टेक्निकल कंसिडरेशन इसके देख लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे देखना है। देखो, ग्राफिकल सिस्टम में क्या टेक्निकल कंसिडरेशन देखेंगे, इंश्योर कंपैटिबिलिटी विद द ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइस। जो आपने सिस्टम की डिजाइन बनाई है वो क्या कंपैटिबल है, जितनी भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, उनकी जितनी भी डिवाइस है उनमें कंपैटिबल होना चाहिए। ऑप्टिमाइजिंग द ग्राफिक फॉर द डिफरेंट स्क्रीन रेजुलेशन एंड कलर डेप्थ, जो भी हमारी स्क्रीन की रेजुलेशन है, कलर डेप्थ है, वो उस पे ऑप्टिमाइज कर पाए ग्राफिक्स। इंप्लीमेंट इफिशिएंट एंड रेंडरिंग कैशिंग मैकेनिज्म, ये नहीं है इतनी तगड़ी स्क्रीन डिजाइन बना दी कि वो रेंडर ही नहीं एप्लीकेशन कर पा रही है, तो यहाँ पे इफिशिएंट इंप्लीमेंट हो ना, कि वो 1 घंटा उसको हैंग कर गया, इतनी तगड़ी स्क्रीन डिजाइन बना दी ना, तो ये सभी चीजें वहां पे आप ग्राफिकल सिस्टम के हिसाब से स्क्रीन डिजाइन बनाएंगे। कंसीडर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर द यूजर्स एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये आप यहाँ पे सभी चीजें, यहाँ पे जो चीजें हैं वो टेक्निकल कंसीडरेशन की जाती हैं, किसके थ्रू, सिस्टम ग्राफिकल सिस्टम के थ्रू, सिस्टम ग्राफिकल के थ्रू हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेब सिस्टम में कौन कौन से टेक्निकल कंसीडरेशन करते हैं वो देख लेते हैं। वेब सिस्टम इन्वॉल्व्स द कंपोनेंट दैट टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल्स टू डिलीवर द कंटेंट एंड सर्विसेज ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारी होती है, वेबसाइट को समझ सकते हो, उसमें जो टेक्निकल कंसीडरेशन की जाती है उनको हम सब, इंटरफेस के लिए उनको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल इंटरफेस कंसीडरेशन ऑफ द वेब सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टेक्निकल कंसीडरेशन कौन कौन से हैं। इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन फॉर द क्रॉस डिवाइस कंपेटिबिलिटी, जो क्रॉस डिवाइस कंपेटिबिलिटी है उसमें जो हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब कोई भी मल्टीपल वेबसाइट को हम कनेक्ट करते हैं ना, वहां पे जब ऑप्टिमाइज वेब एसेट्स फॉर फास्ट लोडिंग टाइम, यहाँ पे जितने भी वेब एसेट्स, जो जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो हमारे ज्यादा फास्ट होने चाहिए। जैसे कोई पीडीएफ डाल दी या कोई भी ऐसी चीज डाल दी तो वो फास्ट लोड करना चाहिए। इंश्योर द कंपैटिबिलिटी विद द मल्टीपल वेब ब्राउजर्स, यहाँ पे कंपैटिबल होना चाहिए चाहे जितने ब्राउजर्स हो, ये नहीं है फायरफॉक्स में चल रहा है क्रोम में नहीं चल रहा है ना। अप्लाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस टू इंप्रूव सर्च इंजन विजिबिलिटी, सर्च इंजन विजिबिलिटी में आपको लाना है कोई भी अपना प्रोडक्ट तो आपको एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड एपीआई और बैकएंड सिस्टम सिक्योरली, आप एपीआई को इंटीग्रेटेड कर पाए उस वेबसाइट में जब स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, और उसके साथ में बैकएंड सिस्टम सिक्योरिटी, ये सभी चीजें यहाँ पे टेक्निकल कंसीडर करते हैं वेब सिस्टम में जब हम यहाँ पे डिजाइन बना रहे होंगे। तो अभी हमारे पास बहुत सारे और भी कंसीडरेशन आते हैं, वो हम देख लेते हैं। अदर वेब कंसीडरेशन इनकम्पासेस वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी, ये डिजाइन और फंक्शनैलिटी पे मैटर करते हैं, तो इसमें टेक्निकल कंसीडरेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंप्लीमेंट इफेक्टिव सेशंस मैनेजमेंट एंड यूजर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरली हैंडल यूजर इनपुट एंड प्रिवेंट द कॉमन web vulnerabilities, employs the version control system and collaborating the development, conduct through the testing including cross browsers and performance the testing। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरली हैंडल्स करता है यूजर इनपुट और प्रिवेंट करता है कॉमन वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉय करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऑफ कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, ये सभी चीजें पढ़ सकते हो आप यहाँ। कंडक्ट करता है थ्रू टेस्टिंग और इंक्लूडिंग द वेब क्रॉस वेब ब्राउजर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, इंप्लीमेंट एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग डिबगिंग प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग फॉर द मोबाइल डिवाइसेस और टच इंटरफेस, ये दोनों के लिए ऑप्टिमाइज होनी चाहिए स्क्रीन डिजाइन। ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिर्फ कंप्यूटर में ही कोई डिजाइन चलाएंगे ना वेबसाइट, हो सकता है मैं मोबाइल में भी चला रहा हूँ, तो दोनों के लिए ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। तो ये सभी कंसीडर्स हम करते हैं जब स्क्रीन डिजाइन बना रहे होते हैं। कंसीडर क्या करते हैं, इम्पैक्ट थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस, जब कोई भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करते हैं, कोई ऐप एपीआई कोई भी चीज ऐड करते हैं जिससे कोई इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ना पड़े, उसको भी हम कंसीडर करते हैं स्क्रीन डिजाइन में। आई होप आपको ये, आई होप मैंने जितने भी टॉपिक्स थे कवर कर लिए होंगे यहाँ पे थर्ड यूनिट के, और अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछे। और मैंने जितने भी टॉपिक्स थे मैंने बहुत इफिशियंट वे में कम टाइम में कवर किए हैं। अगर वीडियो लाइक सच में पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, वहीं पे आपको ये वीडियो
को एक कह सकते हो गुरु दक्षिणा के टाइप से आपको मुझे कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि ये वीडियो फ्री नहीं है, तो आप यहाँ पे लास्ट में सब्सक्राइब तो चैनल को कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।